तो आइए बच्चों, अब हम अगले चैप्टर यानी 12A को देखते हैं। 12A नेक्स्ट चैप्टर है, वो चैप्टर ख़त्म हो गया जो कंपाउंड इंटरेस्ट अब तक हम लोग लगा रहे थे। अब इसके बाद आ गया है चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। देखने में नाम पढ़ने से तो ऐसा लग रहा है अरे बाप रे बाप, ये कौन सी नई चीज़ आ गई है, ये कौन सा नया चैप्टर आ गया, ये तो हम जानते ही नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है इस चैप्टर की कि इसको हम क्लास 5 से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 5 तो छोड़िए, क्लास 4 से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 4 में भी पढ़े, 5 में भी पढ़े, 6 में भी पढ़े, 7 में भी पढ़े और 8 में भी इसको पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, क्लास 4, 5, 6, 7 में इस चैप्टर का नाम था यूनिटरी मेथड, लेकिन यहाँ पर इस वक्त इसको एक नए नाम से जानेंगे हम, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो समझो ये सब यूनिटरी मेथड ही है और इसको लगाने में बहुत मज़ा आएगा। इस चैप्टर में उस यूनिटरी मेथड वाले क्वेश्चन को एक नए तरीके से लगाएंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, पहले तो हम समझते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है। जब इस तरह से अभी ये जो खाना दिया हो ना, इस खाने से इस बात को समझते हैं। जब इस तरह से कोई न्यूमेरिकल्स दिया हो, ठीक है, तो ये समझो x लिखा है, समझो ये सब x के परिवार के हैं, और y लिखा है, समझो ये सब क्या है, y के परिवार के हैं। ठीक है, तो ये सब x के परिवार के हैं, तो इसको हम जब x के परिवार के हैं तो समझो कि x का बच्चा है x1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे x3, इसको कहेंगे x4, इसको कहेंगे x5, ऐसे इसको y1, y2, y3, y4, y5 ऐसे हो गया। अगर इन सबको एक साथ संबोधित करना है तो x से, अगर इन सबको एक साथ डिनोट करना हो तो y से डिनोट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब x का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना, और फिर इसमें हम देखिए y का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर x का वैल्यू घटता जा रहा है और y का भी वैल्यू क्या है, घटता जा रहा है, तो ये समझ लेना कि यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन की ओर इशारा कर रहा है। किस प्रोपोर्शन की ओर इशारा कर रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की ओर इशारा कर। अब कंफर्म नहीं है अभी कि यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये है, ठीक है ना, लेकिन ये है कि ये कंफर्म हो गया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन की ओर इशारा कर रहा है। अब इसको कैसे साबित करेंगे कि यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही है। जब एक वैल्यू बढ़ रहा है तो दूसरा वैल्यू भी इसके नीचे साथ साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर एक वैल्यू घट रहा है तो साथ साथ नीचे वाला वैल्यू घट रहा है। अगर इस तरह से है ये चीज, इस टेबल में जो भी न्यूमेरिकल सजाए गए हैं, अगर इस तरह से x का वैल्यू और y का वैल्यू इस तरह से साथ साथ बढ़ रहे हैं, साथ साथ घट रहे हैं, तो समझ लेना कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन की ओर इशारा कर रहा है, न कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन कंफर्म है। अब इशारा तो कर दिया, लेकिन अब इसकी जांच कैसे करेंगे, कंफर्म कैसे करेंगे कि यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही है। देखो, अब ये मान के चल रहे हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो इसका तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं, इनका प्रोपोर्शन निकालते हैं, इनको अनुपातिक रूप में लिखते हैं। जब ये भी वैल्यू बढ़ रहा है, ये भी वैल्यू बढ़ रहा है, तो x के और y के वैल्यू को अनुपात के रूप में हम लिखते हैं। अनुपात के रूप में कैसे लिखेंगे इसको, अनुपात के रूप में लिखना मतलब बट्टे के रूप में, अट्टे बट्टे के रूप में लिखना है कि वही अनुपात का रूप कहते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x1 अपान x y1, यानी ये क्या है तुम्हारा, बराबर क्या लिख सकते हैं, x1 की जगह पर क्या है 3 और y1 की जगह पर क्या है 9। ठीक है, इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या कट जा रहा है, क्या काट के छोटा करेंगे, काट के एकदम छोटा करेंगे, शॉर्ट करेंगे। 3 1 जा 3, 3 जा 9, यानी बराबर आ क्या 1/3 आ गया।
अब इनका प्रोपोर्शन निकालेंगे, x2 और y2 का, तो 5/15 होगा। काट के देखते हैं, छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है, 5 5 3, यानी कि 1/3। फिर x3 और y3 का निकालेंगे, तो 8/24 आ गया। काटेंगे, 8×8 = 24, 1/3 आ गया, ये भी 1/3। x4 और y4 को निकालेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे 11/33, ये भी कट करके 1/3 आ गया, 1/3। अब x5 और y5 का निकालेंगे, तो 26/78, ये भी काटेंगे, 26 3 जा 36 18 का 8 6 7, 3 टाइम्स से भी कट जा रहा है, 1/3। यहाँ देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ देखने को ये हमको मिल रहा है कि इसका भी रेशियो निकाल रहे हैं, तो काट के छोटा कर रहे हैं, तो इतना आ रहा है। इसका भी जब रेशियो निकाले तो इतने के बराबर आया, इसका भी रेशियो निकाले तो इतना आया, इसका भी रेशियो निकाले काट कूट के छोट किए तो इतना आया, इसका भी रेशियो निकाले काट कूट के छोट किए तो इतना आया। इसका मतलब ये हुआ कि सबका रेशियो क्या है, सबका समझो प्रोपोर्शन क्या है, सबका प्रोपोर्शन बराबर है, सबका अनुपात क्या है, बराबर है। यानी कि ये भले अलग अलग लिखे हैं, लेकिन इनका वास्तविकता ये है कि इनका प्रोपोर्शन सबका बराबर है, आपस में क्या है, इनका अनुपात आपस में बराबर है। तो जब अनुपात बराबर है तो ये मान के चलेंगे कि अब ये भी बराबर है, सब एक दूसरे के क्या है, बराबर है। ठीक है, इस बात को समझो, पेटवे में समझो कि इन सब का भले अलग अलग नंबर लिखा है तो क्या है, लेकिन पेटवे में जब इसका अनुपात निकाले काट कूट के छोट कर अनुपातिक दृष्टिकोण से, तो सबका समान वैल्यू आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ ये सब आपस में क्या हो गए, सब आपस में समझो, यानी कि 3/9 का रेशियो निकालने हैं, तो 5/15 का रेशियो निकाले हैं, तो इन दोनों का रेशियो 1/3 ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपस में बराबर हुए। अब देखो 8/24, इनका भी रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर है, तो इसका मतलब ये भी बराबर हुआ, इनके बराबर हो गया। 11/33 हो गया, तो इसका भी रेशियो वही आ रहा है, तो समझो ये भी इन सब के बराबर हो गया। और 26/78, इसका भी रेशियो इन्हीं लोगों के बराबर है, तो समझो कि ये भी इन सब के बराबर ही हो गया। अब इसको ऐसे लिखेंगे, इन सब का रेशियो किसके बराबर है, 1/3 के, 1/3 के। इसका मतलब जब इन सब का रेशियो का जो प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन जब इन सब का प्रोपोर्शन इसी के बराबर है, तो इसका मतलब हुआ सब ये आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। तब ये साबित हो गया कि यह क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन फिक्स हो गया कि यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ठीक है ना। तो इसको एक फार्मूलिक रूप में कैसे लिखते हैं, एक फार्मूला के रूप में इसको कैसे दर्शा देते हैं। इन सब को ऊपर वाले को किससे दर्शाएंगे, सब किसके बच्चे हैं, समझो यक्स के बच्चे हैं, यक्स, और नीचे वाले सब किसके बच्चे हैं, समझो ये ना सब x1 x2 x3, इस सब किसके बच्चे हैं, y के बच्चे, डायरेक्ट सबको y, समझो कि y में सब समाहित हैं, x में सब समाहित हैं। अब ये सब लोग किसके बराबर हैं, ये सब लोग 1/3 के बराबर हैं। इन सब का वैल्यू क्या है, इन सब का वैल्यू, इन सब का प्रोपोर्शन क्या है, 1/3 बराबर है। तो इस बात को हम k से दर्शा देते हैं, किससे दर्शा देते हैं, k से, कांस्टेंट। जब इसका भी वैल्यू इतना ही है, इसका भी प्रोपोर्शन 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 इतना ही है, तो इसको हम k से दर्शा देते हैं, जिसको कहते हैं कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट माने सबका स्थिरता, यानी सबका मान स्थिर है, यानी सबका मान एक जैसा ही है। तो ये चीज इसको दर्शा दिए, और जब इस चीज को संतुष्ट कर दे रहा है
यानी कि ये सारी प्रक्रिया इस चीज को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तब कहेंगे कि यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे, जब इतना कर दिए हम, तो इतना कर दिए तो लिखेंगे चूंकि x अपान वाई, यानी x और y जितने भी x हैं, जितने भी y है, सबका प्रोपोर्शन बराबर है, यानी कि सबका प्रोपोर्शन एक ही जैसा है, k का मतलब एक ही जैसा है, तो इसलिए x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये हमारा आंसर हो गया और इस प्रकार से हमारा जांच हो गया। जब कभी भी अगर किसी का रेशियो, देखो अगर मान लो इसका रेशियो 1/4 आ गया, इन दोनों का प्रोपोर्शन क्या आ गया, प्रोपोर्शन और रेशियो एक ही चीज है, इन दोनों का प्रोपोर्शन ये आ गया 1/4 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये इतने लोग तो आपस में बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है, ये अलग वैल्यू हो जाएगा। तो और डायरेक्ट प्रोपोर्शन होने के लिए सबका प्रोपोर्शन आपस में बराबर, सब बराबर होना चाहिए काटने पर, तो बराबर नहीं हो रहा है, तो इसको अगर ये लास्ट में है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये बराबर नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पर ये मान लो इतने लोग आए हैं, क्या इतने लोग आए हैं, तो ऐसे लिख कर देंगे नॉट इक्वल टू इतना, ये सब लोगों का वैल्यू इतने के बराबर नहीं है, एक का वैल्यू कोई और है, तो इसको ऐसे काट देंगे और लिख देंगे x एंड y आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका जो दूसरा वाला दिया है, तीसरा वाला दिया है, तो उसमें जांच करने के लिए ऐसे दिया डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि नहीं है, उसको जांच करके बताओ। तो एक दो है जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, तो उसको इस तरह से लिख करके साबित हम कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है पहला क्वेश्चन उसका, और बाकी जो दूसरा तीसरा क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसी तरह से, इसी पैटर्न पे लगाना है। ये दिमाग में बैठा लो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होगा x की जो भी वैल्यू है, अगर वो बढ़ रहा है तो y का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा, x का वैल्यू घट रहा है तो y का वैल्यू भी क्या होगा, घटेगा। तो ये समझो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की ओर इशारा कर रहा है। उसके बाद सबका रेशियो जब निकालेंगे, सबका क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, यानी प्रोपोर्शन निकालेंगे। सबका प्रोपोर्शन अगर बराबर आ जाता है, यानी कि सबका प्रोपोर्शन एक जैसा ही आ जाता है, x के जितने बच्चे हैं उनका, y के जितने बच्चे हैं उनका, सबका रेशियो जब निकाल रहे हैं तो यानी कि बराबर आ जा रहा है, सबका एक समान आ जा रहा है, यानी k के बराबर आ जा रहा है, तो कहेंगे x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर बराबर नहीं आ रहा है, इस तरह से किसी का अलग आ रहा है, तो कहेंगे x अपॉन y इज नॉट इक्वल टू k, इसलिए x एंड y आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इस तरह से क्वेश्चन लगेगा। बाकी जो दोनों क्वेश्चन है उनको भी ऐसे ही लगा लेना है। अब देखो इनवर्स प्रोपोर्शन को चूंकि इसमें बंटवारा कर दिया है कि 12A सब डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बेस पे क्वेश्चन है, और 12B वाला जो एक्सरसाइज है वो डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के बेस पर है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन को मैं एक बार हिंट करके बता दे रहा हूँ कि इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि इनवर्स का मतलब ये होता है उल्टा, अपोजिट। ठीक है, मतलब अगर x का वैल्यू बढ़ रहा है तो y का वैल्यू घटेगा, ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि x का वैल्यू बढ़ रहा है तो y का वैल्यू घटेगा, यदि x का वैल्यू घट रहा है तो y का वैल्यू बढ़ता हुआ दिखेगा। तब कंफर्म हो जाएगा कि यह इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो वहां पर हम किस तरह से प्रोपोर्शन निकालते हैं, तब जब एक बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, एक बढ़ रहा है, तो वहां पर x और y को हम इनटू के रूप में तब लिखते हैं, x और y को इनटू के रूप में लिखते हैं, सबका निकालते, उसके बाद देखते हैं कि सबका वैल्यू बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर सबका वैल्यू बराबर आ रहा है तो कंफर्म हो गया कि इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, अब इसके आधार पर क्वेश्चंस कैसे लगाते हैं, क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, अभी आगे सारा दिया हुआ है, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो पता चल जाएगा कि इसका वैल्यू क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका यूजेज क्या है। ठीक है।